हिंदी के महान व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी द्वारा रचित व्यंग्य कहानी दिशा बताइए में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए सुनते हैं दिशा बताइए। समारोह के मुख्य अतिथि नहीं आए थे। वादा करके जो मुख्य अतिथि ऐन मौके पर ना आए वह आम जाने वाले मुख्य अतिथि से बड़ा होता है। जैसे वह कभी बड़ा होता है जो पेशगी खा जाए और कभी सम्मेलन में ना जाए। मैं एक कवि को जानता हूँ जो हर शहर की पेशगी खा गए हैं और अब उन्हें कोई नहीं बुलाता। वे कवि कर्म से ही छुट्टी पा गए हैं। संयोजक घबराए हुए हॉल में चारों तरफ नजरें डाल रहे थे। उनकी तलाश दोहरी थी। पहले मुख्य अतिथि को वे खोज रहे थे और साथ ही उनकी एवज में मुख्य अतिथि बन सकने वाले को भी ढूंढ रहे थे। मुख्य अतिथि की एक बनावट होती है। गांधी जी ने खादी का धोती कुर्ता पहनकर और नेहरू ने जैकेट पहनाकर कई पीढ़ियों के लिए मुख्य अतिथि बनावट तय कर दी थी। आज़ादी के पहले ये सब दुबले थे, इसलिए मुख्य अतिथि नहीं होते थे। आज़ादी के बाद ये मोटे हो गए, कुछ को तोंद निकल आई और आदर्श मुख्य अतिथि बन गए। मैं इधर कुछ सालों से देख रहा हूँ। मैं फुर्ती से मुख्य अतिथि के रूप में ढल रहा हूँ। कुर्ता पजामा जैकेट मैं पहले से ही पहनता हूँ। इधर कपड़ा ज़्यादा लगने लगा है। ज्यों-ज्यों कपड़ा ज़्यादा लगने लगा है त्यों-त्यों मैं मुख्य अतिथि की गद्दी की तरफ सरक रहा हूँ। कोने में रखी फूल मालाओं की आंखें निकल आई हैं। वे अपने मुख्य अतिथि की तलाश कर रही हैं। मैं फूल मालाओं से आंखें मिला रहा हूँ। बड़ा फ्रस्ट्रेशन है इनकी आंखों में, बड़ी निराशा। वादा करके भी प्रेमी कॉफ़ी हाउस में ना मिले तो उस मनः स्थिति में सुंदरी को पटा लेना सहज होता है। मैं देख रहा हूँ मालाएं मुझसे आंखें मिला रही हैं। इधर संयोजकों की नज़र मुझ पर बार बार पड़ती है और वे आपस में कानाफूसी करते हैं। वे एवज में मुख्य अतिथि के रूप में मुझे तौल रहे हैं। एवज में छोटों का भाग्य चमक जाता है। राम की एवज में खड़ाऊँ राज सिंहासन पर बैठ गई थीं। तीन संयोजक दरवाजे के पास खड़े सलाह कर रहे हैं। वे मेरी तरफ बार बार देखते हैं। मुख्य अतिथि उनके लिए ज़रूरी है। उन्हें मालाएं पहनानी है। माला पहनाना कुछ लोगों की तंदुरुस्त के लिए ज़रूरी है। वे अगर महीने में एक बार किसी को माला ना पहनाएं तो स्वास्थ्य खराब हो जाता है। हर समाज में माला पहनाने वाले ज़रूर हैं। अगर ये ना हो तो माला पहनने वालों की गर्दनें चिपक जाएं। मंत्रिमंडल से निकलने के बाद एक साहब को माला पहनाने वाले नहीं मिलते थे। उनका स्वास्थ्य गिरने लगा। डॉक्टरों ने उन्हें सलाह दी कि आप फूलमाला का सेवन करें। उन्होंने 10 रुपये महीने पर एक माली को रोज माला पहनाने के लिए लगा लिया। शाम को वे सजकर कुर्सी पर बैठ जाते। माली आता और माला पहनाता। वे कहते, भाई और बहनों, उनकी सेहत अच्छी हो गई मगर माली का स्वास्थ्य गिरने लगा। हर एक को माला पहनाना अनुकूल नहीं पड़ता। अपनी अपनी प्रकृति है। भगवान भूतल पर कोई बड़ा काम करते हैं तो निठल्ले देवता आकाश से फूल बरसाते थे। दोनों का स्वास्थ्य ठीक रहता था। कर्मी के लिए फूल तोड़ने में निठल्ले का वक्त अच्छा कट जाता है। संयोजक अब निर्णय पर पहुंच रहे थे। दूर है पर हाव भाव से पूरा वार्तालाप मैं सुन रहा हूँ। एक कहता है, परसाई जी ठीक रहेंगे। दूसरे का चेहरा खिन्न होता है, कहता है, नहीं यार, वह नहीं जमेंगे। तब तीसरे मेरे समर्थन में कहता है, कोई और यहाँ है ही नहीं और टाइम बहुत हो गया है। बहुमत मेरे पक्ष में हो गया है। मैं जैकेट के बटन लगा लेता हूँ, बालों पर हाथ फेरता हूँ, दुरुस्त है, रुमाल चेहरे पर फेरता हूँ जिससे उचक्कापन साफ हो जाए और नीचे दबी गंभीरता ऊपर आ जाए। अब वे आते ही हैं। मालाएं एकटक नज़र मेरी तरफ देख रही हैं। उन्हें गर्दन मिल गई है। मैं मंच पर पहुंच गया। एवज में मुख्य अतिथि मैं पहले भी एक बार बन चुका था। तब संस्था के मंत्री ने सेठाओं से कहा था, हमें बड़ा दुख है कि अमुक जी नहीं आए।
इसलिए परसाई जी को मुख्य अतिथि बनाना पड़ रहा है। आशा है आप लोग हमें क्षमा करेंगे। यह सुनकर भी मैं बेशर्मी लाद कर बैठा रहा। मालाएं मुझे पहनाई जाने लगीं। मुझे इसका अभ्यास कम है। गर्दन भी अभी मालाओं के अनुकूल नहीं है। कई गर्दनें मैंने ऐसी देखी हैं जैसे वे माला पहनने के लिए ही बनी हों। गर्दन और माला बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर रहती हैं। माला लपक कर गले में फिट हो जाती है। फूल की मार विकट होती है। कई गर्दनें जो संघर्ष में कटने के लिए पुष्ट कर दी गई थीं, माला पहनकर लचीली हो गई हैं। एक क्रांतिकारी इधर रहते हैं जिनकी कभी तनी हुई गर्दन थी, मगर उन्हें माला पहनने की लत लग गई। अब उनकी गर्दन छूने से लगता है भीतर पानी भरा है। पहले जन आंदोलन में मुख्य अतिथि होते थे, अब मीना बाजार में मुख्य अतिथि होते हैं। मैंने 10-12 मालाएं पहनी और मेरी सारी उद्यतता चली गई। फूल की मार बुरी होती है। शेर को अगर किसी तरह एक फूल माला पहना दो तो गोली चलाने की ज़रूरत नहीं। वह फौरन हाथ जोड़कर कहेगा, मेरे योग्य कोई और सेवा हो तो बताइए। मंत्री माइक पर कहता है, अब परसाई जी हमें दिशा निर्देश करेंगे। यह तरुणों की संस्था है, मैं उन्हें क्या दिशा बताऊं। हर दिशा में यह दिशा शूल है। कभी सोचा था कि तकनीकी शिक्षा की दिशा में जाना चाहिए, मगर हजारों बेकार इंजीनियर हैं। इस दिशा में भी दिशा शूल निकला। क्या दिशा बताऊं। ये तरुण मुझ जैसे के गले में यहाँ माला पहना रहे हैं और इन्हीं की उम्र के बंगाल के तरुण मुझ जैसे की गर्दन काट रहे हैं। कौन सी सही दिशा है, माला पहनाने की या माला काटने की। किसी को दिशा नहीं मालूम। दिशा पाने के लिए यहाँ की राजनीतिक पार्टियाँ एक अधिवेशन उत्तर में श्रीनगर में करती हैं, दूसरा दक्षिण में त्रिवेंद्रम में, तीसरा पूर्व में पटना में और चौथा पश्चिम में जोधपुर में। मगर चारों तरफ घूमकर भी जहाँ की तहाँ रहती हैं। बाएं जाते जाते लौटकर दाएं चलने लगती हैं। दिशा मुझे मालूम ही नहीं है। कई साल पहले मैं एक लेखक के रूप में दिशा खोज रहा था, तभी दूसरों ने कहा, बेवकूफ़, जो दिशा पा लेता है वह घटिया लेखक होता है। सही लेखक दिशाहीन होता है। ऊंचा लेखक वह जो नहीं जानता कि कहाँ जाना है पर चला जा रहा है। दिशा मैंने छोड़ दी। देख रहा हूँ लेखक चौराहे से चारों सड़कों पर जाते हैं, मगर दूर नहीं जाते। लौटकर चौराहे पर आ जाते हैं और इंतज़ार करते हैं कि उन्हें उठा ले जाने वाली कार कब आती है और वे बैठकर बाकी लेखकों को टाटा बोलकर चले जाते हैं। सुना है बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली में तो हवाई जहाज़ से उड़ा ले जाते हैं। मैं दिशा की खोज में जूते घिसता रहा और चौराहे का ध्यान नहीं रखा। देर से चौराहे पर लौटता हूँ, देखता हूँ साथ के लोग तो उठा लिए गए हैं। नहीं, दिशा मैं नहीं बता सकता। फूलमालाओं से लाद दो तब भी नहीं। दिशा आज सिर्फ अंधा बता सकता है। अंधे दिशा बता भी रहे हैं। सवेरे युवकों को दिशा बताएंगे, शाम को वृद्धों को दिशा बताएंगे, कल डॉक्टरों को दिशा बताएंगे, तो परसों पॉकेट मारों को। अंधा दिशा भेद नहीं कर सकता, इसलिए सही दिशा दिखा सकता है। मैंने श्रोताओं से कहा, मैं दिशा नहीं जानता, फिर मैं बहुत दयालु और शरीफ मुख्य अतिथि हूँ। आपको बिल्कुल तकलीफ़ नहीं दूंगा। मैं भाषण नहीं दूंगा। श्रोताओं ने लंबा भाषण सुनने के लिए सारी शक्ति बटोर ली थी। सांप दिखे तो आदमी उससे बचने के लिए स्नायुओं को तीव्र कर लेता है। मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं, मगर फिर यह समझ में आया कि रस्सी है तो राहत तो मिलती है, पर साथ ही एक तरह की शिथिलता और गिरावट भी आती है। मेरे श्रोताओं का यही हाल था। जिसे सांप समझे थे वह रस्सी निकला। बाद में संयोजकों ने कहा, आपने भाषण क्यों नहीं दिया। मैंने कहा, वे श्रोता मेरे नहीं थे, तुम्हारे उन मुख्य अतिथि के थे। मैं दूसरे का मारा हुआ शिकार नहीं खाता।